नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी शिक्षण विधियों का टेस्ट। दोस्तों, ये हिंदी की शिक्षण विधियों का तीसरा टेस्ट है। इससे पहले के जो हिंदी शिक्षण विधियों के 2 टेस्ट है वो भी चैनल पर है। वीडियो का आखिरी में उनका लिंक आपको मिल जाएगा या आई बटन पर जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो रीट परीक्षा लेवल 1 और 2 दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता है कि 25 अप्रैल को अपने रीट एग्जाम की तिथि घोषित हुई है और लगभग 117 दिन इसमें शेष है। तो आपको बिल्कुल पूरे जोश से, दुगने जोश के साथ तैयारी में जुट जाना है ताकि कोई कमी या कसर नहीं रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, पूर्णतः सही है। दोस्तों, भाषा और चिंतन में निश्चित रूप से पूर्ण संबंध होता है, तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है। विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक, छात्र, प्राचार्य आदि हो सकता है। स्नातकोत्तर शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, विद्यालय या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति जैसे कि शिक्षक, छात्र, प्राचार्य आदि हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मधुमक्खियां नृत्य द्वारा संप्रेषण करती है, वह कौन सा संप्रेषण है। दृश्य, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य और कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दृश्य। विकल्प नंबर 1 सही है दोस्तों, दृश्य। दोस्तों, मधुमक्खियां नृत्य द्वारा संप्रेषण करती है तो वहां पर दृश्य है, जहां पर देख करके अपन को अनुभव होता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, तो वहां पर दृश्य है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों, अपन उपचारात्मक शिक्षण तब करेंगे जब अपन को बीमारी का पता हो, समस्या का पता हो, और समस्या का पता लगाने के लिए हमें निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है कक्षा शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन, स्व अनुदेशित शिक्षण, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, ये सभी। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय कक्षा शिक्षण भी आवश्यक है, पर्यवेक्षित अध्ययन भी आवश्यक है और स्व अनुदेशित शिक्षण भी आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना और रचना के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, रचना के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां है। निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, मूल्यांकन के लिए इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उनके मत और दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति का पता चलता है। मौखिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, मौखिक मूल्यांकन। दोस्तों, ये जो भी दे रखे हैं छात्रों की अभिव्यक्ति, मत और दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रभाव और तार्किक शक्ति का जो पता है वो मौखिक मूल्यांकन से ही चलता है, तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सृजनात्मक उद्देश्य है। मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना,
सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा के कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, भाषा के कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना सृजनात्मक उद्देश्य है। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप है। विमर्श विधि, प्रवचन विधि, प्रबोधन विधि और रूपरेखा विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, विमर्श विधि। दोस्तों वाद विवाद प्रतियोगिता का एक रूप विमर्श विधि। विमर्श मतलब वाद विवाद, विमर्श विचार विमर्श, वैसे विमर्श विधि विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भाषा का उद्देश्य होता है भाषण, संप्रेषण, अन्वेषण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संप्रेषण। दोस्तों भाषा का उद्देश्य ही होता है संप्रेषण करना, मतलब अपने विचार सामने वाले को बताना और सामने के विचारों को ग्रहण करना, ये होता है संप्रेषण। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना संप्रेषण सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जब पहले वाले विचार बाद में व बाद वाले विचार पहले लिखे जाते हैं तो वे विचारों को प्रस्तुत करने की कौन सी विसंगति है। मौलिकता, सुसंबद्धता, क्रमबद्धता, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, क्रमबद्धता। दोस्तों जब सही तरीके से क्रम से नहीं जमाते हैं तो वो क्रमबद्धता से संबंधित विसंगति होती है, त्रुटि होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य, उपयुक्त, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त, सभी। दोस्तों भाषा विकास में को परिपक्वता, प्रेरणा और स्वास्थ्य तीनों ही प्रभावित करते हैं। तो चौथा विकल्प अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। बच्चों से श्याम पट्ट पर लिखवाया जाए, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाई जाए, बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए। दोस्तों यही एक विकल्प ऐसा है जिससे कि बच्चों के पढ़ने की समझ का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो विकल्प नंबर 30 ना अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है। निर्देश विधि, रूपरेखा विधि, समवाय विधि और आदर्श विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, निर्देश विधि। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा। सुनना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सुनना। दोस्तों अपन सुनने में ही तो ध्वनि का विभेद करते हैं, ध्वनि विभेदीकरण के कौशल का प्रयोग करते हैं कि क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे तभी ध्वनि का विभेद होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा उद्देश्य कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना और भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपना सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। दोस्तों ये जो है ये कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है, बाकी जो 1, 2 और 3 ऑप्शन है ये तीनों ही कौशल पक्ष से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक, उपयुक्त, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा एक परीक्षा ऐसी है जो अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। तथ्य एवं घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवनी अनुभूतियां, सस्वर वाचन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सस्वर वाचन। दोस्तों यहाँ पर वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है पूछा है अपन से, जो अपना विकल्प नंबर 4 सही है। जबकि तथ्य एवं घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवनी अनुभूतियां ये विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित है, जबकि चौथा संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं अगले और 20वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और 20वां प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है, छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, कौन सी विधि है? आदर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 आदर्श विधि। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।